हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर 245। आज हम लोग एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज को ही आगे बढ़ाते हैं। सेल चैप्टर का सेकंड वीडियो आज हम लोग देखेंगे। बिकॉज ये एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन सीरीज है, इसलिए हम लोग इसमें एक एक चीज एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ेंगे। जितना एनसीईआरटी में लिखा है केवल उतनी ही चीज पढ़ेंगे। डायग्राम्स जरूर कुछ बाहर से लिए गए हैं ताकि चीजें आपको आसानी से समझाई जा सके, बट अदरवाइज ऑल द टर्म्स फैक्ट्स ये सब एनसीईआरटी बेस्ड ही है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स और उसके सारे ऑर्गेनल्स की हमने स्टडी की थी। आज हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे अबाउट यूकैरियोटिक सेल्स। देखो, यूकैरियोट्स में सबसे पहले तो प्रोटिस्ट, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स, ये चारों किंगडम यूकैरियोट्स में आते हैं। विटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था तो उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया क्या था? उसका मेन क्राइटेरिया ये था कि मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आएंगे। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, हैबिटेट, ठीक है, वो सब कुछ किस में डाल दिए गए? प्रोकैरियोट्स। फिर बचे यूकैरियोट्स। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, उन सबको डाल दिया गया प्रोटिस्टा के अंदर। अब पीछे बचे केवल मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स। अब मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स में जितने भी सेप्रोफाइटिक थे वो मोस्टली चले गए फंगाई में, जितने भी ऑटोट्रोफिक थे वो सब आगे प्लांट किंगडम में, और जितने भी एनिमल्स थे वो आ गए एनिमल किंगडम में। यानी बेसिकली बात ये है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सब किस में आएंगे? मोनेरा में। और जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनको 4 किंगडम में डिवाइड किया गया है, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स और एनिमल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स आपको इन 4 किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे। अब हमने पहले ही वीडियो में क्लियर किया था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इज अ फीचर ऑफ ओनली यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होता। इसका मतलब कि यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है सेल का कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? देखो समझो, यहाँ पर एक सेल है। अब एक ऑर्गेनल जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, समझो ये सेल, और उसके अंदर एक ऑर्गेनल जिसके अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो इस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल की वजह से इस सेल के अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ये दो अलग अलग ऑर्गेनल, तो इस ऑर्गेनल का अपना अलग कंपार्टमेंट, इस ऑर्गेनल का अलग कंपार्टमेंट, इसका अलग कंपार्टमेंट। ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोट्स में एक भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, तो उसमें किसी तरह का कंपार्टमेंटलाइजेशन अपने को दिखाई नहीं देता। अब हम लोग जो बेसिक डिफरेंसेस है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, दोनों ही यूकैरियोटिक हैं, इनमें बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मतलब प्लास्टिड्स के अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ये सब आते हैं। तो बेसिकली हम बात करें अगर क्लोरोप्लास्ट्स की और प्लास्टिड्स की, तो प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते। उसके बाद सेल वॉल की बात करें तो ये भी अपने को पता है, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेल्यूलोज की बनती है, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। एनिमल सेल्स है ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैक्यूल की बात करें तो यस, ओनली प्लांट सेल्स है वैक्यूल्स केवल प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में आपको कभी भी वैक्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे लास्ट में सेंट्रियोल। सेंट्रियोल वो ऑर्गेनल है जो अपने लिए स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में आया है, तो आपको ध्यान रखना है प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, दे आर फीचर ऑफ ओनली एनिमल सेल। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो अपने को अच्छे से याद करना है। अब फिगर देख लेते हैं हम लोग। एनिमल सेल और प्लांट सेल का फिगर दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, वो सेम फिगर है यहाँ पर, वो समझेंगे इस बात को। शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये गोल्जी एपरेटस, मैं एक एक ऑर्गेनल को डिटेल में लूंगा बाद में। देखो ये गोल्जी एपरेटस, कुछ सिस्टर ने प्रेजेंट है गोल्जी एपरेटस के, ये यहाँ पर। उसके अलावा माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई में देख लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है ये माइक्रोविलाई। दीज आर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसिकली क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। अब बिकॉज एनिमल सेल है तो द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी तरह की सेल वॉल इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। यहाँ आपको यहाँ दिख गया सेंट्रियोल, ये देखिए यहाँ पे। आप सेंट्रियोल के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, सेंट्रियोल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट एज 2 यूनिट्स, यहाँ दिख रहा होगा आपको। एंड दीज 2 यूनिट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कुछ ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। वो 2 यूनिट होंगे और दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर देखने को मिलेंगे। दीज आर सेंट्रियोल्स, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एनिमल सेल्स का। उसके अलावा पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, जिनको आप सुसाइडल बैग्स भी कहते हो सेल का,
राइबोसोम्स बिल्कुल, अब बिकॉज यूकैरियोटिक सेल है तो 80s राइबोसोम्स होंगे। माइटोकॉन्ड्रियन बिल्कुल एनर्जी हाउस ऑफ सेल। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सारे राइबोसोम्स है। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम्स प्रेजेंट है उनको आप कहते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक चीज भी ध्यान से देखो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये बीच में देखो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा नेटवर्क दिखाई दे रहा होगा। दिस एंटायर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के चारों तरफ अपना नेटवर्क बनाकर रखता है। हमेशा इसका लोकेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में रहता है। इनफैक्ट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ सीधा अटैचमेंट शो करता है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, मैं सारी लेबलिंग आपको समझा देता हूँ। साइटोप्लाज्म ये मेन मैट्रिक्स है सेल का, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज होती है। न्यूक्लियस द मेन जो जिसमें आपका डीएनए प्रेजेंट होता है वो पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, जो बेसिकली बना होता है आरआरएनए और प्रोटीन्स का न्यूक्लियोलस, जिसको आप कहते हो राइबोसोम फैक्ट्री। इन सबको हम लोग डिटेल में बाद में लेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप, दी envelope or the membrane of the nucleus is called as nuclear envelope. Another characteristic feature of eukaryotic cell, prokaryotes में किसी तरह का nuclear envelope present नहीं होता। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पे देखो आप, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पर कोई राइबोसोम नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल का। जो सबसे खास बात आपको ध्यान रखनी है वो उसमें सबसे पहले आता है सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल में दोनों में होगी, लेकिन अगर प्लांट सेल होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं प्लांट सेल का। ये भी अगेन एक एनसीईआरटी का फिगर है। प्लांट सेल में एक कैरेक्टरिस्टिक चीज आपको जो देखते ही समझ में आएगी वो है एक बहुत बड़ा वैक्यूल। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वैक्यूल, ये जो इतना बड़ा ऑर्गेनल है, दिस इज वैक्यूल। अब प्लांट सेल का सबसे कैरेक्टरिस्टिक यही है, एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल, जो आपको किसी और तरह के सेल्स में दिखाई नहीं देता। जो मेन फीचर जिससे देखकर ही आप डायग्राम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके अलावा प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगेन जहाँ पे राइबोसोम्स स्टडीड है सारे, ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके ऊपर प्रेजेंट राइबोसोम्स, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस होगा, अगेन गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, जैसे अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर वाली लेयर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली लेयर दिस इज दी सेल वॉल। तो आपको यहाँ पर सेल वॉल भी दिखाई देगी, जो कि प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा मिडल लेमेला की बात करेंगे थोड़ी देर में हम लोग कि मिडल लेमेला क्या होता है, डिटेल में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल्स जो एनिमल सेल्स में नहीं होता, जिसकी हमने बात की थी कि प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल्स में है, एनिमल सेल्स में आपको दिखाई नहीं देंगे। मैट्रिक्स का नाम रखा है साइटोप्लाज्म। परऑक्सीसोम्स सेम जो एनिमल सेल्स में भी हमने देखे थे। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में। प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में भी हम बात करेंगे अभी थोड़े टाइम में। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रेटिकुलम जिसके ऊपर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। एक बार वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इस पे कहीं पे भी आपको रफ सरफेस या राइबोसोम्स दिखाई नहीं देते, इसलिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इनके ऊपर दिखाई देते हैं, इसलिए वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो मेन काम की बात है वो है आपका एक तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं थी, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं था, और उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड। और आपको इस पूरे सेल में कहीं पे भी सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलेगा, और ये मिलता है केवल और केवल एनिमल सेल के अंदर। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। तो ये मेन फीचर्स है, डिफरेंसेस है जो आपको याद करने हैं। नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, तो इस तरह के डायग्राम्स देके आपको लेबलिंग में ABCDEF दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि A क्या है, B क्या है। तो अच्छे से चीजों को समझें और आंसर करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में हमने प्रोकैरियोट्स में डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का वो सेम है। अब सेल मेम्ब्रेन का डिटेल में स्ट्रक्चर तभी
क्लियर हो पाया जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाया गया। 1950s की बात है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया गया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद पॉसिबल हो पाया सेल मेम्ब्रेन की डिटेल्ड स्टडी करना। अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, तो देखो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, दे हैव गॉट प्रोटीन्स एंड दे हैव गॉट कार्बोहाइड्रेट्स, यानी इनमें लिपिड्स भी प्रेजेंट है, इनमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है और इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है। लिपिड्स में बेसिकली आपको जो मेजर लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड और उसके अलावा आपको कोलेस्टेरॉल भी देखने को मिलेगा। और याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ कोलेस्टेरॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको कोलेस्टेरॉल देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। अब बेसिकली कोलेस्टेरॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रेंथ को और ज्यादा इंक्रीज करता है, इट रीइंफोर्सेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं एक बार बात करता हूं, पहले आपको फॉस्फोलिपिड्स समझाता हूं और इसकी क्यों जरूरत पड़ी वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, हम चाहते हैं कि जो सेल है, जो सेल का साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है वो पास की सराउंडिंग्स से बिल्कुल सेपरेटेड रहे और उसके अलावा कोई भी चीज इजीली सेल के साइटोप्लाज्म में अंदर एंटर नहीं करे। हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना था, जैसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, सेल्स का प्रेजेंट है टिश्यू फ्लूइड के अंदर। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो भी है वो इजीली सेल के अंदर एंटर कर जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर हो इट शुड बी हाइड्रोफोबिक, इट शुड बी हाइड्रोफोबिक। मैं ये चाहता हूं कि जो सेल की कवरिंग हो वो होनी चाहिए हाइड्रोफोबिक, ताकि कोई भी हाइड्रोफिलिक चीज इजीली अंदर एंटर नहीं कर पाए। लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इसको हाइड्रोफोबिक बनाऊं तो इसको फिर एक्वस मीडियम में कैसे रखेंगे आप सेल को। अब जैसे सेल्स है जितने भी वो सब टिश्यू फ्लूइड में रहते हैं और टिश्यू फ्लूइड जो रहता है बेसिकली वो जिसमें बेसिक मीडियम वाटर है यानी कि एक्वस, तो एक एक्वस मीडियम के अंदर एक हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन वाला सेल एग्जिस्ट करवाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकला वो देखना समझना अच्छे से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की इसलिए बात कर रहा हूं ताकि आपको मैं एग्जैक्ट समझा सकूं कि ये पॉसिबल कैसे करेंगे। देखो, फॉस्फोलिपिड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं एक सिंपल लिपिड की। एक सिंपल लिपिड बना होता है तुम्हारे ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल के साथ अटैच्ड फैटी एसिड चेन। ग्लिसरॉल किसे कहते हैं? 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल और तीनों कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे आप कहते हो ग्लिसरॉल। अब इन तीनों कार्बन पे अगर फैटी एसिड चेन का अटैचमेंट हो जाए, यानी फैटी एसिड 1, फैटी एसिड 2 और फैटी एसिड 3, यानी तीनों कार्बन पे क्या अटैच्ड है? फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स अटैच होंगी तो ये हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा बॉन्डिंग के बाद में। ये स्ट्रक्चर होता है एक सिंपल लिपिड का। ये स्ट्रक्चर किसका है? एक सिंपल लिपिड का। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंपल लिपिड की नहीं बनती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है फॉस्फोलिपिड की। अब फॉस्फोलिपिड और सिंपल लिपिड में फर्क क्या है वो हम लोग यहाँ समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं ये एच हटा देता हूं यहाँ पे ताकि चीज और क्लियर हो जाए। अब मैं सिंपल लिपिड को फॉस्फोलिपिड बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? हम लोग बस सिंपली क्या करेंगे कि एक फैटी एसिड चेन को यहां से हटा देंगे, यानी अब मेरे पास 2 कार्बन के ऊपर फैटी एसिड चेन है और एक कार्बन के ऊपर फैटी एसिड चेन प्रेजेंट नहीं है। इस कार्बन पर आकर अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप PO4-3। अब फैटी एसिड चेन के बारे में आपको पता है कि ये काफी लंबी चेन रहती है फैटी एसिड की चेन, और फॉस्फेट मॉलिक्यूल कैसा? सिंपल सा एक छोटा सा मॉलिक्यूल। यानी कि अब जाकर ये बना है फॉस्फोलिपिड, यानी एक सिंपल लिपिड के साथ में जब मैंने फॉस्फेट कंबाइन किया तो क्या बन गया? फॉस्फोलिपिड। अब आप यहां पर देखो ध्यान से, ये दिखता कैसा होगा? एक मॉलिक्यूल जिसमें एक हेड प्रेजेंट है और 2 टेल्स प्रेजेंट है। अब ये 2 टेल्स जो लॉन्ग टेल्स है ये किसकी होगी? फैटी एसिड की, क्योंकि लंबी चेन है इसलिए ये ऐसा टेल लाइक अपीयर होता है। और ये जो हेड पोर्शन है, दिस हेड पोर्शन इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट, तो phosphate forms the head portion of phospholipid and the 2 fatty acid chains form the 2 tails of the phospholipid molecule। अब देखो, फॉस्फेट मॉलिक्यूल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, फॉस्फेट इज ऑलवेज पोलर, नेगेटिव चार्ज इस पे, तो इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। जबकि फैटी एसिड्स दोनों कैसी रहती है? नॉन पोलर। यानी आप ये कहना चाहते हो कि इस मॉलिक्यूल के अंदर दिस फॉर्म्स द हेड पार्ट एंड दिस इज द पोलर पार्ट, और ये दोनों फैटी एसिड चेन्स कैसी है? नॉन पोलर। यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि आप कह सकते हो हाइड्रोफिलिक, दिस इज हाइड्रोफिलिक, जबकि नॉन पोलर इज हाइड्रोफोबिक। इट विल रिपेल वाटर, जबकि इट विल
live easily inside the water because it is polar and water is also polar. केमिस्ट्री का रूल है like dissolves like. अब मतलब कि इसका एक जो हेड वाला पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल वाला पोर्शन कैसा है, हाइड्रोफोबिक. अब मेरी बात को ध्यान से समझना आप लोग, इसको अच्छे से देखो. अब मैं क्या करूंगा कि हम लोग एक, समझो ये यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म है और मुझे ऐसा मेम्ब्रेन बनाना है, ये पूरा साइटोप्लाज्म. अब मैं चाहता हूँ साइटोप्लाज्म को कवर किया जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, ये हेड पोर्शन लगाया और ये टेल पोर्शन लगाया. तो मैंने इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स का क्या कर दिया, अरेंजमेंट पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. अब हुआ ये कि जब मैंने इस तरह का अरेंजमेंट किया तो आप बोलोगे कि सर ये वाला जो सरफेस है बाहर की तरफ वाला, ये बना है फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का, तो ये हो गया हाइड्रोफिलिक. तो बहुत इजीली ये जो टिश्यू फ्लूइड है उस टिश्यू फ्लूइड में आराम से ये उस मीडियम में एग्जिस्ट कर पाएगा, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड इज हाइड्रोफिलिक. तो हाइड्रोफिलिक में हाइड्रोफिलिक सरफेस वाला आराम से रह जाएगा. अंदर से हाइड्रोफोबिक है पर अंदर तो टिश्यू फ्लूइड का कांटेक्ट नहीं रहता. बट अंदर क्या प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म भी एक्वस बेस्ड यानी वाटर बेस्ड फ्लूइड है. तो उस साइटोप्लाज्म और अंदर की तरफ क्या है, फैटी एसिड की चेन्स. तो ये साइटोप्लाज्म जो हाइड्रोफिलिक है उसके अंदर किस तरह इजीली ये रह पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है. इसलिए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या हो गया कि जो अपना फॉस्फोलिपिड है वो एक लेयर यहां पर और बनाएगा. ऐसा फॉस्फोलिपिड सामने सामने एक और लेयर में ऐसे अरेंज हो गया. अब आपका जो हेड पोर्शन है वो हेड पोर्शन यहां पे भी आ गया, इस तरफ भी क्या आ गया, हेड पोर्शन. यानी कि अब आप यूं समझ लो कि ये एक और अंदर की तरफ ये ऐसे बन गया. अब ये जो अंदर वाला सरफेस है ये पूरा सरफेस किससे बना है, फॉस्फेट यानी कि हेड पोर्शन से. बाहर वाला सरफेस किससे बना है, पूरा हेड पोर्शन से. तो मतलब मैंने जो एक्सटर्नल सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो भी कैसा कर लिया, हाइड्रोफिलिक, जो टिश्यू फ्लूइड की तरफ है. और जो इंटरनल सरफेस है इस इंटरनल सरफेस को भी मैंने कैसा बना दिया, हाइड्रोफिलिक, जो कि किसकी तरफ है, साइटोप्लाज्म की तरफ. यानी अब आप इजीली अंदर भी एक वाटर बेस्ड सोल्यूशन मीडियम रख सकते हो और बाहर भी वाटर बेस्ड मीडियम रख सकते हो. इस तरह से पॉसिबल हुआ कि हमने एक ऐसी मेम्ब्रेन भी बना दी जो कि हाइड्रोफोबिक हो और उसके दोनों सरफेस हाइड्रोफिलिक भी बना दिए, ताकि उसके अंदर का मीडियम साइटोप्लाज्म और उसके बाहर का मीडियम टिश्यू फ्लूइड के अंदर वो आराम से इजीली सर्वाइव कर सके. अब मतलब कुल मिला के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर रहता है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में लिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट होती है और दोनों लेयर्स में जो फैटी एसिड की चेन से एक दूसरे के सामने इस तरह से प्रेजेंट होगी. यानी कि ये बात हो गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंटरनल पार्ट है जिसको हम कह सकते हैं कोर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोर पार्ट यानी ये वाला पार्ट, दिस कोर पार्ट इज कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक. क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है हमारा फॉस्फोलिपिड वाला सॉरी फैटी एसिड की चेन्स, और फैटी एसिड की चेन्स होने की वजह से दिस कोर पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक. इसलिए हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों सरफेस, चाहे एक्सटर्नल सरफेस जो टिश्यू फ्लूइड की तरफ है या फिर इंटरनल सरफेस जो साइटोप्लाज्म की तरफ है, दोनों होते हैं हाइड्रोफिलिक. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो अंदर कोर वाला पार्ट है वो होता है हमेशा हाइड्रोफोबिक. अब इस चीज में एक प्रॉब्लम क्या आएगी, एक प्रॉब्लम ये आएगी इस तरह के स्ट्रक्चर में कि सर कोई पोलर मॉलिक्यूल, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल जो होगा वो किस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे बाहर से हाइड्रोफिलिक है लेकिन बीच का पोर्शन कैसा है, हाइड्रोफोबिक. तो इस हाइड्रोफोबिक पोर्शन को एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, जैसे समझो ग्लूकोज की बात कर लेता हूं मैं चाहता हूं कि ग्लूकोज जो है इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एंटर करे, बट ग्लूकोज कैसा है, एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है. अब एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक कोर को कैसे क्रॉस करेगा, इसके लिए क्या प्रेजेंट है, इसके लिए जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है. अब बेसिकली ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा का पूरा क्रॉस करते हैं ऐसा. अब ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, प्रोटीन का बना है, यानी कि यहाँ पर बीच में फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट नहीं है. तो बिकॉज ये प्रोटीन का बना है और प्रोटीन कैसा है, हाइड्रोफिलिक, तो कोई भी पोलर मॉलिक्यूल बहुत इजीली इसको क्रॉस करके अंदर जा सकता है.
इनको आप कहते हो प्रोटीन चैनल्स। क्या कहते हैं? प्रोटीन चैनल्स। अब प्रोटीन चैनल्स की जरूरत क्यों पड़ी है आपको समझ में आ गया होगा, ताकि इजीली कोई पोलर मॉलिक्यूल आराम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके। बट रिमेंबर वन थिंग, दीज प्रोटीन चैनल्स आर स्पेसिफिक, दीज आर स्पेसिफिक। इसका मतलब अगर ये सोडियम चैनल है समझो, तो इसके थ्रू केवल सोडियम ही अंदर बाहर ट्रेवल कर सकता है, बाकी कोई और मॉलिक्यूल अंदर बाहर ट्रेवल नहीं कर सकता। आपने पढ़ा रहेगा अबाउट ग्लूट यानी कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो ये जो ग्लूकोज के चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, उसको आप कहते हो ग्लूट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। और ये भी क्या होते हैं? स्पेसिफिक। तो दैट इज हाउ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप, एंड why it is hydrophobic from inside and why it is hydrophilic on both the surfaces, इसका आपको आंसर मिल चुका है। और बिकॉज ये हाइड्रोफोबिक होते हुए भी किस तरह से कोई पोलर मॉलिक्यूल अंदर एंटर करेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन चैनल्स। तो ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर। इसलिए हमने कहा कि इसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। लिपिड्स के अंदर फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल बेसिकली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अब फॉस्फोलिपिड्स में एक पोलर हेड होता है, एक नॉन पोलर टेल होती है जो फैटी एसिड की बनेगी। पोलर हेड आउटर साइड्स में प्रेजेंट है। अब आउटर साइड्स में का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द सेल। आउटर साइड का मतलब हो गया कि समझो अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर साइड और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर साइड, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर साइड है और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर साइड है। दोनों की तरफ क्या प्रेजेंट होंगे? पोलर हेड। और जो कोर होगा, जो इनर पार्ट होगा, वो होता है हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर टेल का बना होता है, एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्वस एनवायरमेंट, जो कि इसके बाहर भी है और उसके अंदर भी है, तो उससे प्रोटेक्ट करके रखता है नॉन पोलर टेल। इसलिए अब इन्होंने क्या कर दिया? बाई लेयर अरेंजमेंट। अब अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन कितना होता है, लिपिड कितना होता है, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग सेल पे। डिफरेंट सेल्स हैव गॉट डिफरेंट रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग आरबीसी की अगर बात करें बेसिकली, तो आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन्स हैं और 40% क्या प्रेजेंट है? लिपिड्स। अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। तो देखो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस पे, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब कि कितनी आसानी से उन प्रोटीन्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकाला जा सकता है, इस बेस पे हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं, उसका इंटीग्रल मतलब इनर पार्ट, यानी जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, और पेरिफेरल प्रोटीन जो केवल पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। उसके पेरिफेरी में अंदर भी हो सकता है, पेरिफेरी में बाहर की तरफ भी हो सकता है, मतलब टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म या टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। और इंटीग्रल इज इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो कौन इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? पेरिफेरल प्रोटीन कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड। इंटीग्रल प्रोटीन इतना जल्दी इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन, या तो आधा अधूरा एम्बेडेड होगा या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड होगा, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन केवल सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिगर है जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो यहाँ पर इस लेबलिंग्स की अगर बात करें, लेबलिंग से पहले आप यहाँ पे देखो इस फिगर को, इसको वापस मैं एक बार बताता हूँ आपको। सी दिस इज हेड पोर्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड दिस इज द टेल पोर्शन। ध्यान से देखने का कोशिश करो, ये जो यहाँ शो कर रखी है दीज आर टेल्स और ये हेड, तो ये हेड और ये टेल, और उसके सामने भी अगर आप वापस देखोगे तो हेड और टेल। कितनी लेयर मेम्ब्रेन बन गई? डबल लेयर प्रेजेंट है किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की। तो ये पूरा का पूरा फॉस्फोलिपिड, जो कि लिपिड की बाय लेयर हमने यहाँ पर शो कर रखी है। अब देखो ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गई तुम्हारे, क्यों? क्योंकि ये सरफेस पे प्रेजेंट है। देखो दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन। कुछ कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स पे आपको कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म भी नजर आएगी। ये देखो जैसे यहाँ पे शुगर प्रेजेंट है, ये शुगर मॉलिक्यूल। ये हो गया इंटीग्रल प्रोटीन, क्योंकि ये कंप्लीटली एम्बेडेड है इनसाइड द मेम्ब्रेन, थ्रू एंड थ्रू मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड है। और ये यही प्रोटीन्स काम करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, सॉरी चैनल प्रोटीन्स का, जैसे सोडियम गेट्स, पोटेशियम गेट्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, यही है सारे इंटीग्रल प्रोटीन्स। और यहाँ पर शो कर रखा है अबाउट कोलेस्टेरॉल। इस फिगर को एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिगर आया था एग्जाम में और इनकी लेबलिंग्स पूछी गई थी, तो आपको लेबलिंग्स अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। आपको सबको पता होगा अच्छे से कि सिंगर एंड निकलसन ने
1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल डिस्क्राइब किया था जिसका नाम रखा गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ऐसा नाम इसलिए रखा बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ही ज्यादा रिजिड लेयर है, सेल वॉल एक रिजिड लेयर है, ये फर्क है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, सेल वॉल एक बहुत ज्यादा रिजिड लेयर है जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड लेयर नहीं होती, इनफैक्ट ये फ्लूइडिक ही रहती है थोड़ी। और मोज़ेक इसलिए बोला गया बिकॉज मोज़ेक का मतलब होता है कि अलग अलग चीजों का अरेंजमेंट। जैसा भी है फिगर देखो आप लोग, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा लग रहा होगा जैसे कहीं पे फॉस्फोलिपिड चिपकाए हैं, कहीं पे प्रोटीन्स चिपका रखे हैं, तो कैसा एक मोज़ेक व्यू दिख रहा है आपको लिपिड्स का और प्रोटीन्स का, इसलिए नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब कासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन्स। अब बिकॉज जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स फ्लूइड नेचर शो कर रहे हैं। अब फ्लूइड नेचर होने की वजह से जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन्स इजीली लेटरल मूवमेंट्स आपको शो कर सकते हैं, दे कैन इजीली मूव। कौन? प्रोटीन्स, बिकॉज ऑफ द फ्लूइडिक नेचर ऑफ लिपिड्स। एंड दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। बिल्कुल, जितना ज्यादा प्रोटीन्स का लेटरल मूवमेंट पॉसिबल होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी? फ्लूइड। तो वही उसके लिए फ्लूइडिटी का मेजरमेंट होता है। अब फ्लूइडिटी से फायदा क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिक है, इससे फायदा क्या होगा? देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिक है, इसी वजह से सेल ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है। इंटरसेल्युलर जंक्शंस बनाने हो तो वो भी आसान है। सीक्रेशन करना हो किसी चीज का, एंडोसाइटोसिस करना हो, एंडोसाइटोसिस मतलब किसी चीज का सेल के अंदर एंटर करना, सीक्रेशन मतलब किसी सब्सटेंस का सेल से बाहर सीक्रेट करना, या फिर सेल डिवीजन, ये सब कुछ तभी पॉसिबल हो पाया जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी हो? फ्लूइडिक, अदरवाइज नहीं हो पाता। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो एक चैनल की तरह काम करते हैं जिससे कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है इन एंड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। अब वो चैनल अगर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा, अगर वो सोडियम गेट है तो सोडियम का मूवमेंट करेगा, पोटेशियम गेट है पोटेशियम का मूवमेंट करेगा, क्लोराइड गेट है क्लोराइड का मूवमेंट करेगा। दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। जिस तरह के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स उसके पास होंगे उसी तरह के सब्सटेंस ही उसके अंदर एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल जबकि सेल वॉल इज कंप्लीटली परमिएबल। अब हम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस किस तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव वर्ड का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसको किसी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम बात करते हैं जैसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स की। अब जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स है वो न्यूट्रल सॉल्यूट्स बहुत इजीली सिंपल डिफ्यूजन करके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ अंदर मूव कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब अपने को अच्छे से पता है कि बाहर अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है सेल के और अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो विथ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो मूवमेंट होगा दैट डज नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी एंड सच ए ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब अगर इसी तरह से वाटर का अगर मूवमेंट हो तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोसिस, यानी कि वाटर जब भी किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट शो करता है तो दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब ये चीज में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। ऑस्मोसिस वर्ड तभी यूज करोगे जब मूवमेंट किसका होगा? वाटर का। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें आपको एक्टिविटी यानी कि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ये होता है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। अब देखो पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए अब ये इतना इजीली नॉन पोलर लिपिड बाय लेयर को ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि वो पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए इन्होंने क्या बनाया? कैरियर प्रोटीन्स। तो जितनी मेम्ब्रेन चैनल्स की हमने बात की, सोडियम गेट्स, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, ये सब क्या है? कैरियर प्रोटीन्स है। ये ऐसे प्रोटीन्स है जो कैरी करेंगे किसी सब्सटेंस को इन एंड आउट ऑफ द सेल और इस मूवमेंट को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एंड इट कैन मूव अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आपको ध्यान रखना है पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा हाई टू लो की तरफ होता है जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो टू हाई। लो टू हाई मतलब दी अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दैट्स व्हाई दे रिक्वायर
एनर्जी। एग्जाम्पल की बात करें तो एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दे रखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, वो है सोडियम पोटेशियम पंप। और बिलीव मी, इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आंसर आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल केवल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा सेल वॉल आपको बैक्टीरिया में दिख जाएगी, फंगस में दिख जाएगी, कुछ प्रोटिस्ट्स में दिखती है सेल वॉल, और प्लांट्स में दिखती है। सेल वॉल के बारे में एक चीज ध्यान रखनी है, इट इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है और प्लस इतना रिजिड नहीं होता। क्यों? हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिक नेचर शो करता है। सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर है, सेल वॉल नॉन लिविंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है और सेल वॉल कंप्लीटली परमिएबल है। अब सेल वॉल किसकी बनती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से सेल की बात कर रहे हो। बिकॉज हम यहाँ पे यूकैरियोट्स की स्टडी कर रहे हैं केवल, तो हम केवल यूकैरियोट्स की ही बात करेंगे। एल्गी के अंदर सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे सेल्यूलोज, गैलेक्टान्स, मेनान्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। आपने पढ़ा होगा कुछ एल्गी ऐसी होती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट रहता है। प्लांट्स की अगर आप बात करोगे तो उसमें आपको सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स और यहाँ प्रोटीन्स, इन चारों से मिलकर बनती है सेल वॉल। सेल वॉल की फंक्शंस के बारे में बात करें, देखो ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा रहेगा। सबसे पहले तो सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ दी सेल, जैसा सेल वॉल रहेगा उस हिसाब से सेल का शेप डिसाइड होता है। उसके अलावा किसी इन्फेक्शन और डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। दो सेल्स के बीच का इंटरेक्शन इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल एंड इट इज अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ध्यान रखना, क्लियर लिखा है मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी जो बड़े मॉलिक्यूल्स है उन बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है, ये एक बैरियर का काम करती है, बट नॉट फॉर माइक्रोमोलिक्यूल्स। ध्यान रखना, माइक्रोमोलिक्यूल्स कैन इजीली pass through cell wall as it is completely permeable, but macromolecules won't. देखो अब मैं एक यंग प्लांट सेल की बात करता हूं। अब यंग प्लांट सेल जो रहता है उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल के भी तीन टाइप होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल आपको हमेशा एक यंग प्लांट सेल के चारों तरफ ही देखने को मिलेगी। एक मैच्योर सेल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। और दिस प्राइमरी सेल वॉल इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। यंग प्लांट सेल है यानी अब वो ग्रोथ शो करेगा, वो ग्रोथ जो शो कर रहा है दैट्स बिकॉज ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल वो ग्रोथ परमिट नहीं करती। तो यंग प्लांट सेल हैज गॉट अ प्राइमरी सेल वॉल जिसकी वजह से उसके पास कैपेबिलिटी है ग्रोथ की, और जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा वैसे वैसे प्राइमरी सेल वॉल गायब होती रहेगी और उस प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बाद में बन जाएगी एक सेकेंडरी सेल वॉल। अंदर की तरफ मतलब टुवर्ड्स दी साइटोप्लाज्म, यानी अगर हम देखें लोकेशन तो अंदर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद सेकेंडरी सेल वॉल और उसके भी बाहर प्राइमरी सेल वॉल। एक यंग प्लांट सेल में केवल प्राइमरी सेल वॉल होगी, एक मैच्योर में केवल सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा प्राइमरी सेल वॉल हटती जाएगी और अंदर सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता रहेगा। ये फिगर है, इस फिगर में आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा अबाउट प्राइमरी सेकेंडरी। देखो ये प्लांट सेल में सबसे अंदर वाली लेयर ये है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर जिसको हमने नाम दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये जो डार्क कलर की लेयर दिख रही है वो है आपकी सेकेंडरी वॉल। ध्यान रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेकेंडरी सेल वॉल और उसके बाहर प्राइमरी वॉल, यानी जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी वो होगी प्राइमरी सेल वॉल। सबसे बाहर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर आपको एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर सेल्स के बीच में ये जो आपको ऑरेंज कलर की एक लेयर दिख रही है, यहाँ पर देखना आप, जो सेल्स को कनेक्ट कर रही है, दिस इज मिडल लेमेला। दिस इज मिडल लेमेला। सी मिडल मतलब दो सेल्स के बीच में, एंड लेमेला मीन्स प्लेट, यानी ये बेसिकली दो सेल्स के बीच का प्लेट है, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। अब नीट का बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है कि मिडल लेमेला किसका बनता है, दो सेल्स के बीच का लेयर है, कैल्शियम पेक्टेट का बनता है और इसका फंक्शन होता है सेल्स को एक साथ में जोड़कर रखना। बेसिकली प्लांट सीमेंट का काम करते हैं, सभी सेल्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है मिडल लेमेला। प्लाज्मोडेस्माटा की बात करें नेक्स्ट, तो देखो प्लाज्मोडेस्माटा जो है दो नेबरिंग सेल्स के बीच का कनेक्शन है। कैसे है मैं आपको फिगर में समझाता हूं। यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रक्चर है
यहाँ पर आपको 4 प्लांट सेल्स दिख रहे होंगे सीक्वेंस में देखे तो 1 2 3 एंड 4। अब इन सभी सेल्स के बीच में जो आपको सबसे अंदर वाला जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है, इन सब के बीच में यहाँ पर देखो दिस रेड लाइन, दिस इज मिडल लेमेला। जैसा हमने कहा था कि नेबरिंग सेल्स को जोड़ने का काम करता है मिडल लेमेला, तो यहाँ पर मिडल लेमेला जोड़ रहा है सब सेल्स को। मिडल लेमेला के जस्ट अंदर की तरफ जो लेयर होगा वो लेयर होगा प्राइमरी वॉल। यहाँ पे देखो आप, रेड कलर का मिडल लेमेला, उसके अंदर ब्लैक कलर का प्राइमरी वॉल, और उसके बाद में पूरा आएगा सेकेंडरी वॉल। मतलब यहाँ दिस ब्लैक पोर्शन इज प्राइमरी वॉल, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सेकेंडरी वॉल, और फिर उसके अंदर आएगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर रहता है, सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेकेंडरी वॉल, फिर प्राइमरी वॉल, और उसके बाद में ये मिडल लेमेला। अब यहाँ पर देखो आप, आपको यहाँ पर सेल्स के बीच में कनेक्शन दिख रहे होंगे, देखो यहाँ और यहाँ, ये चौथे और दूसरे सेल के बीच का कनेक्शन है। ये कनेक्शन की वजह से क्या हो पाता है कि सेल्स के अंदर के कुछ सब्सटेंसेस इजीली सेल टू सेल मूव कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे के अंदर ये जो कंप्लीट चैनल बना है, इसी को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, और इस चैनल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो सबसे अंदर वाली लेयर होगी। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हो कि साइटोप्लाज्म ही कनेक्टेड है, नेबरिंग सेल्स का सीधा सीधा साइटोप्लाज्म ही कनेक्ट हो गया ताकि सब्सटेंसेस का इजी एक्सचेंज हो सके बीच में। ये फिगर देख लो, इस फिगर में आपको और क्लियर दिख जाएगा कि दो सेल्स के बीच का कनेक्शन जहां से सब्सटेंसेस का इजीली मूवमेंट हो सके। अब अगर आपको प्लाज्मोडेस्माटा समझ में आया है तो अब आपको यहाँ से समझ में आएगा प्लांट फिजियोलॉजी में जो आपने पढ़ा है सिम्प्लास्टिक पाथ ऑफ वाटर मूवमेंट, जिसमें आप कहते हो कि सेल टू सेल मूवमेंट होता रहता है। That's it. Thank you very much for watching us. Next वीडियो में हम लोग यूकैरियोटिक सेल के नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Thank you very much for connecting with us.